जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से यानी डेली प्रतिदिन की तरह जो है लुसेंट्स की बुक से जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को पढ़ेंगे। और आज का जो लुसेंट का जो क्लास होने वाला है वो 5वां क्लास होने वाला है। यदि इससे पहले का क्लास आप देखना चाहते हैं, 1 2 3 4 क्लास देखना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसी चैनल पर जो है लुसेंट सीरीज ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चट्टान यानी कि रॉक को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति को भी पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि क्या कहते हैं एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, टीआरई 4, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें जो है ज्योग्राफी या जीके जीएस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ जो ये मेंटल के बारे में दिया गया है, रेप्टी, ये सब वगैरह जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, यानी कि चौथा क्लास में जो है हम लोग इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो स्थल मंडल से पढ़ना है, ठीक है। स्थल मंडल, चट्टान और क्या कहते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है 3 पॉइंट पे। एक तो स्थल मंडल को पढ़ना है, दूसरा चट्टान को पढ़ना है, तीसरा जो है ज्वालामुखी से निर्मित जो है स्थलाकृति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो है संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब पृथ्वी के जो है कुल 29% भाग पर स्थल है तथा 71% भाग पर क्या है, जल है। तो याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये पॉइंट। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। यानी इसी को क्या करा है कि 29 को एवरेज मान के 30 मान लिया है और 71 को 70 मान लिया है, और काटेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि अगर रेशियो में पूछे भू क्षेत्रफल और क्या कहते हैं जल का अनुपात, तो 3:7 हो जाएगा, और परसेंटेज में पूछे तो 29% मारना है। यदि ऑप्शन में 29% नहीं है, 30% है, तो 30% ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्थल अगर आपसे पूछे तो याद रखना है 71% होगा। उसके बाद क्या होता है कि विषुवत रेखा, थोड़ा सा इसे पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये माना कि पृथ्वी है और ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यह क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इतना तो जानते होइएगा। तो देखिए, यहाँ क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध जो है 71% और दक्षिणी गोलार्ध जो है 81% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य है। यानी कि इस उत्तरी गोलार्ध में जो है 61% भाग पर जो है वो जल है, और इस दक्षिणी गोलार्ध में जो है 81% भागों पर क्या है, जल है। तो याद रखना है ऐसे भी। उसके बाद देखिए क्या है, बाकी का 61, 100 में से 61 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 39% हो जाएगा। तो 39% अब क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की जो है वो परसेंटेज क्या है, दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा है। यानी दक्षिणी गोलार्ध से तुलना कीजिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का परसेंटेज क्या है, स्थल का भाग क्या है, कम है, क्योंकि 81% ही पानी है। जब 81% पानी है, इसका मतलब 19% बचा, यानी कि 19% भाग ही क्या है, स्थल है। 19% भाग इसमें स्थल है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 39% भाग स्थल है। यानी कि अधिकांश स्थल किस भाग में दिखने को मिलता है, यदि आपसे पूछे तो याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, 8,850 मीटर की है, ठीक ना। और यह माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ है, याद रखना है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। और यह माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। और यह अगर देश में पूछे तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, अगर क्या कहते हैं महाद्वीप में पूछे तो याद रखना है एशिया महाद्वीप में है, ठीक।
रखना। और यह एशिया महाद्वीप में है, यानी पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है। उसके बाद आपसे यदि अधिकतम गहराई पूछ लिया जाए तो याद रखना है मरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई अधिकतम कितनी है, 11,022 मीटर है। और यह मेरियाना गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है, ठीक ना, याद रखना है मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई लगभग 20 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई, यानी कि अधिकतम ऊंचाई 8,850 मीटर और अधिकतम गहराई 11,022 मीटर, इन दोनों को घटाइएगा तो 20 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यही बात यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर है। स्थल मंडल जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर है और महासागरीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या है, पतली है, यानी कि 12 से 20 किलोमीटर क्या है, इसका लेयर है मात्र। यानी कि स्थल मंडल जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में 40 किलोमीटर इसका लेयर भीतर तक गया है, लेकिन इसका लेयर 12 से 20 किलोमीटर मोटा ही भीतर तक गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, चट्टान को पढ़ेंगे, रॉक को पढ़ेंगे। रॉक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर, रॉक किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, रॉक कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत क्या है, इकाई है, ठीक ना, याद रखना है मूलभूत इकाई है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना के मूलभूत क्या है, इकाई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि उत्पत्ति कैसे होता है इस चट्टान का। तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है यह 3 प्रकार की होती है। कौन, चट्टान उत्पत्ति के आधार पर क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। तो देखिए अग्निय चट्टान पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में, क्योंकि अग्निय चट्टान का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी से ही होता है। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है पहले 3 लेयर में बांटा गया है। तो ऊपर के लेयर को क्या कहते हैं, ऊपर के लेयर को जो है क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ऊपर के लेयर को क्रस्ट कहते हैं और सबसे आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। और बीच वाले लेयर को मेंटल कहते हैं। लेकिन मेंटल को भी क्या करा गया है, फिर से 3 भागों में बांटा गया है। अब अपर मेंटल, सबसे ऊपर वाले को जो है अपर मेंटल कहते हैं, ठीक है, अपर मेंटल, और बीच वाले को जो है स्टेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल यानी कि स्टेनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद नीचे वाले मेंटल को इनर मेंटल कहते हैं, ठीक है, इनर मेंटल कहते हैं। कोर को भी और क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन हमें अभी पढ़ने का ज़रूरत है सिर्फ मेंटल का, क्योंकि ज्वालामुखी जो निकलता है वो मेंटल से ही निकलता है। तो यह तीनों भाग किसका है, मेंटल का है, ठीक है, याद रखना है। मेंटल को अपर मेंटल, दुर्बलता मंडल मतलब स्टेनोस्फीयर में बांटा गया है, और इनर मेंटल यानी 3 भाग में बांटा गया। अब क्या होता है कि दुर्बलता मंडल यानी कि मेंटल के पिछले वाले भाग से जो है वो क्या होता है, ज्वालामुखी जो है वह पृथ्वी पर आता है। अब यह दुर्बलता मंडल किस प्रकार का है, किस प्रकार से बना हुआ है, तो दुर्बलता मंडल जो है पिघला हुआ चट्टान से बना है, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ है, ठीक ना, पिघला हुआ पदार्थ से जो है दुर्बलता मंडल का निर्माण हुआ है, ठीक ना, याद रखना है दुर्बलता मंडल का निर्माण किससे हुआ है, पिघला हुआ पदार्थ से। तो यही पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है, जब अत्यधिक गर्म हो जाता है तो यह पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आता है तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। अब इस पिघला हुआ पदार्थ जब तक यह पृथ्वी के भीतर रहता है तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और यही मैग्मा जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इस पिघला हुआ पदार्थ को जो है हम लोग मैग्मा कहते हैं, कब, जब पृथ्वी के भीतर रहता है तब, ठीक है। और जब पृथ्वी से ऊपर आ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, 11th एनसीईआरटी में। और यह पिघला हुआ पदार्थ किस भाग में रहता है, तो दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर यानी मेंटल के हिस्से में रहता है। तो देखिए क्या होता है
कि यही पिघला हुआ पदार्थ यानी कि मैग्मा यानी कि यह लावा जब पृथ्वी पर आता है तो यह क्या करता है, ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाता है तो यह कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसी कठोर चट्टान को क्या कहते हैं, अग्नीय चट्टान कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान यदि आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को अग्नीय चट्टान कहते हैं, इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि यह मैग्मा या लावा, देख लीजिए यहाँ अभी हम लोग जो मैग्मा और लावा पढ़े हैं इसी का बात कर रहे हैं। मैग्मा या लावा के जमने से क्या होता है, बनता है। यानी यह लावा जब मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है तो लावा कहते हैं, और यह लावा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, जम जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, अग्नीय चट्टान कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोटाइट, ग्रेबो आदि। अब ग्रेनाइट और बेसाल्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रेनाइट चट्टान से ही हमारा जो है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत का दक्षिण का हिस्सा जो है यह इसी ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल याद रखिएगा कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोटाइट, ग्रेबो आदि जो है यह क्या है, अग्नीय चट्टान का एग्जाम्पल है। और इसी ग्रेनाइट से जो है प्रायद्वीपीय पठार भारत का बना है। प्रायद्वीपीय पठार किसका, भारत का बना है। उसके बाद देखिए अग्नीय चट्टान जो है स्थूल परत रही, स्थूल परत रही, परत रहित मतलब क्या होता है कि इसमें लेयर नहीं होता है, यानी यह परतदार चट्टान नहीं होता है, ठीक ना। जब लेयर नहीं होता है तो इसमें क्या होगा कि जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा इस अग्नीय चट्टान में। इसलिए जीवाश्म नहीं पाया जाएगा क्योंकि यह गर्म था। ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ उस समय क्या था, गर्म था, और जब गर्म था तो जीवाश्म पूरा क्या हो गया होगा, जल गया होगा, ठीक ना। तो याद रखना है कि इस चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और यह परत रहित मतलब यह परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। अभी हम लोग पढ़े हैं जीवाश्म रहित होती है, यानी कि जीवाश्म नहीं होता है। रहित का अर्थ होता है नहीं, ठीक ना। तो याद रखिएगा जीवाश्म रहित है, परत रहित है। अब जीवाश्म क्यों नहीं होता है यह भी हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए आर्थिक रूप से यह जो है बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें क्या पाया जाता है, तो चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम जो है वो पाए जाते हैं। इस चट्टान के बारे में यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो एनसीईआरटी क्लास 6 में जो है यह डिटेल से दिया गया है, और इसका भी वीडियो जो है हम बना चुके हैं, ठीक ना। और अगर इसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जा कर के जो है एनसीईआरटी क्लास 3 ज्योग्राफी करके बना होगा, उसमें जा कर के देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें और डिटेल से हम लोग पढ़े हैं अग्नीय चट्टान के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है, ऊपर में दिया गया है कि बेसाल्ट में क्या होता है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रेनाइट के बारे में भी जाने हैं कि ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो यह अग्नीय चट्टान का है, और बेसाल्ट भी क्या था, अग्नीय चट्टान का था। तो इसी बेसाल्ट में क्या होता है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बेसाल्ट का निर्माण कैसे होता है और इस ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण होता है ना, वो क्या होता है कि जब पृथ्वी पर जो है ना, ये जब क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है, तो वह क्या होता है, धरातल के नीचे ही हो जाता है, धरातल के नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के नीचे हो जाता है, पृथ्वी के भीतरी दरार में ही हो जाता है। तो वह क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब वह धीरे धीरे ठंडा होता है तब उससे जो है बनता है कौन सा चट्टान, बेसाल्ट चट्टान बनता है। तो याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टान कैसे बनता है, ज्वालामुखी का विस्फोट धरातल के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे हो जाता है, तो उससे बेसाल्ट बनता है। और ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट जो है वह
पृथ्वी के ऊपर सतह पर होता है तो वह क्या होता है, एकाएक ठंडा हो जाता है। जिस वजह से जो है एकाएक ठंडा होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो इसका आकार बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। यानी एक शब्द में याद रखिएगा कि ग्रेनाइट का निर्माण जो होता है वह बाहरी धरातल के ऊपर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे निर्मित चट्टान से ग्रेनाइट बनता है, और धरातल के नीचे जब विस्फोट होता है तो उससे निर्मित चट्टान से बेसाल्ट बनता है। ठीक है, याद रखना है। और इसी ग्रेनाइट से हमारे भारत का जो है प्रायद्वीप का निर्माण हुआ है। अब देखिए पेग्माटाइट। पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेल में पाया जाता है। कोडरमा झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है वह इस पेग्माटाइट नामक सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, पेग्माटाइट नामक सेल में ही पाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि अग्नीय चट्टान पिंड यानी इग्नियस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नीय चट्टान पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टान के आधार पर किया जाता है। अधिकांशतः चट्टान जो है अंतर्भेदी अग्नीय चट्टान से बनता है। अंतर्भेदी का अर्थ क्या होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट जो है पृथ्वी के अंदर ही हो जाता है, यानी पृथ्वी के धरातल के अंदर ही हो जाता है। तो वैसे चट्टान को अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। और जब पृथ्वी के बाहर चट्टान का निर्मित होता है, पृथ्वी के बाहर जब क्या कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, पृथ्वी के धरातल पर होता है, तो वैसे चट्टान को बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। ठीक ना। अब जब बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं तो क्या होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वह उसका आकार क्या होता है, कभी किसी प्रकार का आकार तो कभी किसी भी प्रकार का आकार हो जाता है। तो देखिए इसी आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो आकार दिया गया है लूसेंट में वह अंतर्भेदी चट्टान का आकार दिया गया है। यानी कि पृथ्वी के भीतर जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे जो आकार निर्मित होता है उस आकार के बारे में लूसेंट में दिया गया है। ठीक ना। और बाहर जब पृथ्वी के ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे भी तो चट्टान का निर्माण होता होगा, और जब चट्टान का निर्माण होता होगा तो उससे भी तो आकार जो होता होगा वो अलग अलग होता होगा। तो उसके बारे में जो है लूसेंट में नहीं दिया गया है। लेकिन हम क्या किए हैं कि एनसीईआरटी में दिया गया था तो उसका जो है शॉर्ट्स नोट्स की तरह जो है हम बनाकर लाए हुए हैं। ठीक ना। यानी कि ज्वालामुखी का से निर्मित चट्टान जो है बहिर्भेदी चट्टान के बारे में लूसेंट में नहीं दिया गया था, एनसीईआरटी में दिया गया था। तो हम जो है एनसीईआरटी से जो है शॉर्ट्स नोट्स की टाइप्स की तरह जो है वो बनाकर लाए हुए हैं। तो पहले लूसेंट में जो दिया गया है उसी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बाहर जो निर्मित चट्टान से जो आकृतियां बनती है उसे भी पढ़ेंगे। तो देखिए यह जो क्या है कि पृथ्वी के भीतर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो आकृति बनता है उसके बारे में दिया गया है। बैथोलिथ पहला नाम है। ठीक है। अब यह बैथोलिथ क्या है, सबसे बड़ा अग्नीय चट्टानीय पिंड है जो अंतर्भेदी चट्टान से बनता है। अंतर्भेदी मतलब अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं जो पृथ्वी के धरातल के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है और उससे जो चट्टान बनता है उससे क्या कहते हैं, अंतर्भेदी कहते हैं। तो यह क्या हुआ है, अंतर्भेदी है। यानी कि पृथ्वी के भीतर ही ज्वालामुखी का विस्फोट हो चुका है, उससे यह आकृति बना है, उसे बैथोलिथ नाम दिया गया है। अब बैथोलिथ का आकार कैसा है, तो देखिए यह एक पतालीय पिंड है। पतालीय का भी अर्थ यही होता है अंतर्भेदी ही। ठीक ना। एनसीईआरटी में दिया गया था पतालीय का अर्थ कि अंतर्भेदी, यानी कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के धरातल के भीतर, धरातल के नीचे ज्वालामुखी, नीचे जब ज्वालामुखी का विस्फोट होने से बने चट्टान। ठीक ना। तो याद रखिएगा अंतर्भेदी का अर्थ वही होता है जो पतालीय चट्टान का अर्थ होता है। तो यह बैथोलिथ क्या है, अंतर्भेदी चट्टान है, इसलिए पतालीय चट्टान भी कहते हैं। अब बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, देखिए थोड़ा सा और जूम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार एक बड़े गुंबद की आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। देखिए एनसीईआरटी में इसका क्या दिया गया था, बैथोलिथ का जो है वो डायग्राम दिया गया था, उसका भी हम लोग क्या लाए हैं, इमेज लाए हैं। अब देखिए बैथोलिथ कहाँ है भाई साहब, बैथोलिथ देखिए ये बैथोलिथ था,
ये क्या था, बैथोलिथ का कुछ आकार इस तरह होता है, ठीक ना। बैथोलिथ का आकार क्या होता है, इस तरह होता है। बैथोलिथ का आकार ये रहा, इस तरह होता है। तो याद रखिएगा बैथोलिथ का आकार कैसे होता है, गुंबदाकार की तरह होता है, ठीक है। बैथोलिथ का आकार कैसे होता है, कैसा होता है, गुंबदाकार के आकार की होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। अब देखिए इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः क्या होता है, ग्रेनाइट से बना होता है। कौन, बेथेलाइट, बेथोलिथ। बेथोलिथ किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है। याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ इडाहो से भी क्या है, बड़ा है। तो दो एग्जाम्पल दिया गया है और दोनों एग्जाम्पल बेथोलिथ का एग्जाम्पल है, जो क्या है एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करेगा कि बेथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ इन सब चट्टान का एग्जाम्पल दे देगा और आपको क्या कहेगा, मिलान करने के लिए। तो इसलिए क्या करना होगा कि याद करना होगा। तो आपको याद करना होगा कि इडाहो बेथोलिथ किस देश में है, तो अमेरिका में है। उसके बाद कनाडा में कोस्ट रेंज बेथोलिथ है, जो क्या है, इडाहो से भी बड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक के बारे में दिया गया है, यानी कि छोटे आकार के बेथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। यानी बेथोलिथ का ही क्या है, एक रूप है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, बैथोलिथ से क्या होता है, छोटा होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैकोलिथ दिया गया है। यह भी अंतर्भेदीय चट्टान ही का आकृति है, ठीक है। यह आकृति के बारे में बता रहा है, अंदर में जो चट्टान बना है उसका आकृति अलग अलग है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए लैकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को और की जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। अब देखिए लैकोलिथ का जो है वो इमेज कैसा बनता है, देख लीजिए। लैकोलिथ का जो इमेज बनता है कुछ इस तरह बनता है, ठीक ना। कुछ इस तरह क्या करता है, लैकोलिथ का इमेज बनता है, ठीक ना, याद रखिएगा। यानी कि लैकोलिथ का भी इमेज कैसा बनता है, गुंबदाकार ही बनता है, ठीक ना। तो याद रखना है लैकोलिथ, बैकोलिथ। अब लैकोलिथ का आपसे क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मैग्मा की तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इमेज देखे हैं, उसमें कैसा दिख रहा था, छतरी नुमा ही दिख रहा था। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसका एग्जाम्पल हमें जो है वो मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैपोलिथ है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, बैकोलिथ पढ़े हैं, लैकोलिथ पढ़े हैं। अब तीसरा पॉइंट लैपोलिथ है, चौथा फैकोलिथ है, ठीक है। तो याद रखना है बैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब क्या है, अंतर्भेदीय। याद रखना है, आपको एग्जाम्पल में दे भी देगा, सॉरी ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा जो है वो अंतर्भेदीय ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। तो याद रहेगा तब तो बनेगा ना। तो याद रखना है, इसलिए लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, ये चारों क्या है, अंतर्भेदीय ज्वालामुखी से निर्मित आकृति का चट्टान है। तो लैपोलिथ क्या है, जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं। और लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ठीक ना। याद रखना है लैकोलिथ कहाँ मिलते हैं, यह उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, और लैपोलिथ कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बैकोलिथ पढ़े थे उसका क्या था, दो एग्जाम्पल था, एक कनाडा में एग्जाम्पल मिल रहा था और एक यूएसए में एग्जाम्पल मिल रहा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम याद रखना एग्जाम दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सील है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परत में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं। देखिए जैसा कि इसका जो है इमेज कैसा होता है सील का, देख लीजिए। ये क्या है, सील का जो है, सॉरी ये क्या है, ये जो है सील का जो है, ये देख लीजिए ना, ये क्या है, सील का जो है वो इमेज है, ठीक ना। ये क्या है, सील का इमेज है। याद रखना है सील किसे कहते हैं, ठीक है। सील 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 कहाँ था सील, ये रहा, देखिए ये सील कहते हैं। और इसकी मोटाई जो है 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर की तरह तक होती है।
ठीक ना। अब सील का एग्जाम्पल हमें भारत में ही देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में जो है सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। अगर 1 मीटर से ज़्यादा मोटाई है तो उसे सील कहेंगे, और 1 मीटर से कम मोटाई है तो उसे क्या कहेंगे? सीट कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाइक है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आग्नेय चट्टान पढ़ रहे थे। आग्नेय चट्टान पढ़ें, और आग्नेय चट्टान जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान होता है। क्या होता है? बहिर्भेदी, और एक अंतःभेदी, आंतरिक भेदी, यही ना, बहिर्भेदी होता है। और एक क्या होता है? देखिए यहाँ पर है ना, एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होता है। बहिर्भेदी और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के? बहिर्भेदी और अंतर्वेदी होते हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? यह ज्वालामुखी से निर्माण होता है। और इन दोनों चट्टान, बहिर्भेदी और आग्नेय, जब आग्नेय का ही निर्माण हो गया है ज्वालामुखी से, तो आग्नेय का जो प्रकार होगा उसका भी निर्माण तो ज्वालामुखी से ही होगा, तो यह भी ज्वालामुखी से। बहिर्भेदी चट्टान का अर्थ होता है ज्वालामुखी का विस्फोट धरातल के ऊपर होता है, और अंतर्वेदी चट्टान का अर्थ होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट धरातल के नीचे ही हो चुका है। ठीक ना, तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? अंतर्वेदी को पढ़ चुके हैं, और बहिर्भेदी को हम लोग क्या करेंगे? अवसाद और कायांतरित चट्टान पढ़ने के बाद बहिर्भेदी को भी जो है इसी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अब क्या पढ़ लेते हैं? अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो देखिए, जब आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है, तो इसी चट्टान पे क्या होता है? प्रेशर की वजह से, ठीक है, या अपर्दन की वजह से, अपर्दन अपक्षय की वजह से, यानी कि घर्षण, ठीक है, अपर्दन अपक्षय घर्षण की वजह से क्या होता है कि इस चट्टान का जो है वो यह चट्टान टूटता है और छोटा छोटा कंकड़ का रूप ले लेता है। और यह कंकड़ क्या होता है? एक समय आता है कि जब एक जगह जमा हो जाता है तो उससे जमा चट्टान को, उस कंकड़ चट्टान को क्या कहते हैं? अवसाद चट्टान कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है? प्राकृतिक के कारक द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारण के द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक ना, अभी हम लोग इसे डिटेल से समझ चुके हैं। अब प्राकृतिक के कारक कौन हो सकते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक के कारण हवा भी हो सकता है। हवा के कारण भी घर्षण बनता है ना, तो जब घर्षण बनता है तो यह चट्टान टूटेगा। हवा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, क्योंकि जल के कारण भी घर्षण बनता है। हवा, जल, पवन भी हो सकता है। गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो याद रखिएगा, हवा, जल, पवन आदि के अपर्दन के कारण इस चट्टान का जब क्षय होता है तो क्षय होने के बाद एक समय आता है कि इसी हवा, जल, पवन के द्वारा यह चट्टान, टूटी हुई चट्टान, क्षय चट्टान जो है एक जगह ठोस का रूप लेता है, जमा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखड़ी आदि जो है इस अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान, इस चट्टान में क्या होता है? यह चट्टान परत रहित है, यानी कि इसमें परत नहीं होता है। ठीक है, और इसी आग्नेय चट्टान में जीवाश्म भी नहीं होता है। ठीक ना, अब जीवाश्म क्यों नहीं होता है, परत क्यों नहीं होता है, इसे हम लोग अभी जान चुके हैं जस्ट 2 मिनट पहले। ठीक है, तो अब देखिए, अवसादी चट्टान है ना, ये आग्नेय चट्टान था। ठीक है, लेकिन अब ये तो अवसादी चट्टान है, तो यह चट्टान क्या होगा? परतदार चट्टान होगा। और परतदार चट्टान क्यों होगा? क्योंकि यह हवा, जल, अपर्दन के कारण टूट टूट कर एक जगह जमा हुआ है। तो एकाएक तो यह जमा हुआ नहीं होगा, बारी बारी से जमा हुआ होगा। और जब बारी बारी से जमा हुआ होगा तो क्या हुआ होगा कि माना कि इतना अभी जमा हुआ है, ठीक है, अब 1 साल 100 बरस के बाद क्या होगा? फिर से इतना जमा होगा, फिर 200 बरस के बाद इतना जमा होगा। तो क्या यह कि परत चट्टान तो बन रहा है ना, यह परत चट्टान क्या हो रहा है? बन रहा है। इसलिए अवसादी चट्टान
क्या है, परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। यानी कि जब यह चट्टान टूट टूट कर आता है, यानी अग्नीय चट्टान टूट कर आता है, तो इस अवसाद के दौरान जो है पेड़ पौधे जो सड़े गले होंगे वो चपाते जाते होंगे, और चपने के बाद क्या हुआ होगा, जीवाश्म बन गया होगा, ठीक ना, इसलिए जीवाश्म पाया जाता है। अब इन चट्टान में लौह अयस्क, फास्फोर, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान जो है यह होती है। तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अग्नीय चट्टान किसे कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चट्टान। वह तीसरा कौन सा चट्टान है, तो वह तीसरा जो है कायांतरित चट्टान है, ठीक है। उससे पहले जो है अवसादी चट्टान के बारे में और कुछ दिया गया, उसे भी जान लेते हैं। तो देखिए, खनिज तेल जो है अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। अब यह अवसादी चट्टान में इसलिए पाया जाता है क्योंकि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, और जीवाश्म की वजह से हमें क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है, ठीक ना, इसलिए खनिज तेल पाया जाता है। और प्रवेशीय चट्टान की दो परतें के बीच यदि प्रवेशीय सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर महानदी। दामोदर कहाँ है, महानदी गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चट्टान आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला, दोनों किसका बना हुआ है, बलुआ पत्थर नामक जो है अवसादी चट्टान का बना है। याद रखना है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, ये दोनों किसका बना है, बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ेंगे। यानी देखिए क्या होता है कि अभी जो हम लोग अग्नीय चट्टान पढ़े हैं और अवसादी चट्टान पढ़े हैं ना, ये दो चट्टान पढ़े हैं, तो क्या होता है, एक वक्त आता है जब टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर और दाब इस दोनों चट्टान पर अत्यधिक दिया जाता है, तो यह चट्टान अपना रूप बदल लेता है। और जब रूप बदल लेता है तो उस रूप बदले हुए चट्टान को क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे, ठीक है, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जब अग्नीय और अवसादी चट्टान पर अत्यधिक ताप और दाब बढ़ाया जाता है तो यह चट्टान अपना रूप बदल लेता है, और जब रूप बदल लेता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान कहते हैं। यही बात यहाँ कह रहा है कि ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अग्नीय एवं अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ओनली अग्नीय चट्टान का ही निर्माण अग्नीय चट्टान का ही जो निर्माण होता है वह क्या कहते हैं, जो है ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कायांतरित चट्टान में क्या जीवाश्म पाया जाता है, तो याद रखिएगा कायांतरित चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और दाब देखकर जो है चट्टान बनता है, तो अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से जो है जीवाश्म जल गए होंगे, क्या हुए होंगे, जल गए होंगे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि कायांतरित चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ओनली जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़े चट्टान के बारे में और चट्टान ज्वालामुखी के बारे में, यानी ज्वालामुखी से निर्मित जो है वो अंतर्भेदीय चट्टान के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और वह विस्फोट पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो उस पृथ्वी पर पहुंचने के बाद किस प्रकार का आकृति का जो है वो रूप लेता है, यानी कि किस प्रकार का जो है वो आकृति का निर्माण करता है। तो देखिए याद रखिएगा कि बहिर्भेदी चट्टान, यानी कि जब जो है ज्वालामुखी का विस्फोट पृथ्वी की धरातल पर होता है तो उससे दो प्रकार की आकृतियां बनती है। एक तो ऊंची उठी हुई आकृति बनती है और दूसरा धंसी हुई आकृति बनती है, ठीक है, धंसी हुई आकृति। ऊंची उठी हुई आकृति में शंकु का रूप लेता है, गुंबद आकार का रूप लेता है और पठार का रूप लेता है। पठार जैसा कि हम लोग का जो भारत है, दक्षिणी भारत वह क्या है, पठार है,
ठीक ना। पठार है तो वह इसी आकृति से बना है, बहिर्भेदी आकृति से ही बना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए शंकु क्या होता है कि शंकु चार टाइप के होते हैं। शंकु के जो प्रकार होते हैं वह सिंडर शंकु, सील्ड शंकु, मिश्रित या प्रतदार शंकु और परजीवी शंकु होता है, ठीक है। तो इन चारों को डिटेल से हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शंकु किसे कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए शंकु किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, शंकु ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो विस्फोट से निकलने वाली राख, लावा, चट्टान, मलबे की जमा होने से एक शंकु की आकार का बनता है। इन ज्वालामुखी में अत्यधिक गाढ़ चिपचिपा लावा गैस निकलती है, ठीक है। तो शंकु आकार की जो है वह आकृति ज्वालामुखी पृथ्वी पर विस्फोट होने के बाद बना लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, शंकु ज्वालामुखी कहते हैं। और शंकु ज्वालामुखी आकृति कुछ इस प्रकार से बनाती है, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या क्या कहते हैं, इस कैल्डेरा और क्रेटर को पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है शंकु के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैल्डेरा और कैल्डेरा देखिए कैल्डेरा यहाँ है ना, एनसीईआरटी में दिया गया था। कैल्डेरा, कैल्डेरा को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। यह सब लूसेंट में नहीं दिया गया है, ठीक है, लूसेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या होता है कि पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी में दिया गया है और लूसेंट में नहीं दिया गया है और एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हम एनसीईआरटी से इसका शॉर्ट्स नोट्स लेकर आए हुए हैं। तो पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए ज्वालामुख कुंड यानी कि धंसी हुई आकृति जो बनाता है ना, वह कैल्डेरा और क्रेटर होता है ना, कैल्डेरा और क्रेटर। तो कैल्डेरा किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे, हिंदी में इसे ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। देखिए यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। यानी जब अत्यधिक विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है कि इतने विस्फोट होते हैं कि विस्फोट होता है कि वह ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाता है। अत्यधिक विस्फोट होने के वजह से जो है, पृथ्वी पर अत्यधिक विस्फोट होने की वजह से यह क्या होता है, आकृति इसे ऊंचा बनाना चाहिए, लेकिन विस्फोट इतना ज़्यादा हो चुका है कि यह धरती को ही धंसा देता है। और जब धरती को धंसा देता है तो इससे गर्त का निर्माण होता है, गड्ढे का निर्माण होता है, ठीक है। और इस गड्ढा में जब पानी भर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है, कैल्डेरा झील कहते हैं। अब क्रेटर किसे कहते हैं, तो जब गड्ढा बड़ा गड्ढा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जब गड्ढा बड़ा हो जाएगा, बड़ा गड्ढा होगा तो इसे कैल्डेरा कहेंगे, और छोटा गड्ढा होगा तो उसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की गड्ढा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, उसे क्या नाम दिया गया है, लोनार झील नाम दिया गया है, ठीक है। और यह झील जो है क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित आकृति गड्ढे से यह झील बना हुआ है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, शंकु के प्रकार को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। अब पहले हम बात करें शंकु की प्रकार की, तो सील्ड शंकु, ठीक है, सील्ड शंकु। अरे यार क्या हो रहा है, देखिए अब क्या होता है कि सील्ड शंकु, सील्ड शंकु क्या होता है कि लावा पतला होगा, एक मिनट रुकिएगा। सील्ड शंकु में लावा पतला होगा, जिससे प्रवाह ज़्यादा होगा, जिससे बहुत दूरी तक फैलेगी, जिससे ऊंचाई कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना है, सील्ड शंकु में लावा क्या होता है, पतला होता है, जिस वजह से इसका देख लीजिए दूरी क्या हो रहा है, अधिक दूरी तक यह फैल रहा है, और इसी वजह से इसका ऊंचाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मोना लुआ, ठीक है। मोना लुआ किस शंकु का एग्जाम्पल है, सील्ड शंकु का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंडर शंकु, ठीक है, सिंडर शंकु। जल इसमें नहीं रहता है, किसमें, सिंडर शंकु में जो है जल नहीं रहता है, याद रखना है। अब इसका निर्माण जमे हुए पदार्थ से होता है, जिसे पायरोक्लास्ट कहते हैं। जमे हुए पदार्थ को, ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ से निर्मित हुआ है, इसलिए यह ज़्यादा विस्फोट होगा। यानी ठोस पदार्थ क्या होता है, ज़्यादा विस्फोट होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसका दो एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल है पैराक्यूटीन,
जो मैक्सिको में है, दूसरा माउंट जोरुलवा वो भी मैक्सिको में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको यही एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछ लें कि किस प्रकार की शंकु का उदाहरण है, तो याद रहेगा, तब तो बता पाइएगा ना। ठीक है, अब देखिए इसका ऊंचाई क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि प्रवाह कम होता है, क्योंकि यह क्या होता है, ठोस पदार्थ से बना होता है। ठीक ना। अब देखिए मिश्रित परतदार शंकु, यह कैसा होता है, लेयर की तरह बनता है। मिश्रित या परतदार शंकु उसी को कहते हैं। नाम से ही सुनने में लग रहा है परतदार, यानी कि परत के रूप में बना होगा। इसका एग्जाम्पल फुजियामा शंकु है, जो कोटोपैक्सी शंकु, ठीक ना, कोटोपैक्सी शंकु भी है, फुजियामा शंकु भी है। याद रखना है, परतदार शंकु का यह क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पॉइंट परजीवी शंकु है। क्या होता है परजीवी शंकु में, कि कुछ शंकु का इस तरह पहले क्या होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो इस तरह शंकु का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब शंकु का निर्माण कर लेता है और यह इस पाइप से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और एक वक्त आता है कि इस पाइप में जो है चट्टान जम जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बंद हो जाता है, तो जब इस पाइप में चट्टान जम जाता है, तो अब फिर से एक समय आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने का प्रयास करता है। अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, इस रास्ते को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि इसमें चट्टान जम जाता है। तो यह क्या कर लेता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। जब दूसरा रास्ता बना लेता है, अपने मेन रास्ता को छोड़कर दूसरा रास्ता बना लेता है, तो इस प्रकार के शंकु को परजीवी शंकु कहते हैं।